हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जितने भी साहित्यिक हिंदी बनने वाले बच्चे हैं, भैया हो जाइए तैयार। आपका नया अध्याय आरंभ हो चुका है। जी हाँ, 12वीं कक्षा यूपी बोर्ड के लिए भाई आज का जो चैप्टर है वो है निंदा रस। जी हाँ, आज करेंगे निंदा रस की शुरुआत, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। क्लियर है? चलो तो देखते हैं कि भाई अध्ययन क्या करेंगे। तो आज जो अध्ययन करने वाले हैं, सबसे पहले लेखक का आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय लेखक का उतना ही जरूरी होता है जितना कि पाठ परिचय, पाठ का सारांश। उसके बाद हम पाठ का करेंगे सार और फिर गद्यांश के आधार पर करेंगे कुछ प्रश्न और उत्तर। तो इस तरीके से हम अपने आज के इस टॉपिक में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, ये अध्याय की समाप्ति करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो फटाफट से पेन और कॉपी लो ताकि हमारे साथ आप भी मेहनत करो। और आपकी मेहनत और हमारी मेहनत जब मिल जाती है तो एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होनी चाहिए, यानी कि मेहनत 11 गुना हो जानी चाहिए। तभी एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं, तभी आपकी परसेंटेज बढ़ सकती है। ठीक है बच्चों, चलो भाई आज जब आप कॉपी लिखोगे, पेन कॉपी वगैरह बैठ के आप कोई भी वीडियो देखो, सबसे पहले तो चीज़ ये बना लो, एक ऐसी आदत बनाओ कि भाई कोई वीडियो देख रहे हो, कोई भाई आप क्लास देख रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, इस तरीके से बैठा करो कि कॉपी और पेन आपके हाथ में हो। इससे होता क्या है कि सामने वाला जो बता रहा होता है, इन चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। ये छोटे छोटे नोट्स जब आपके बन जाते हैं तो ये आपके बड़े काम आते हैं। जब भी आप देखोगे तब को आप तुरंत रिकॉल हो जाता है। जो बच्चे कहते हैं कि भैया हमको याद नहीं होता, इनके लिए तो ये रामबाण नुस्खा है कि ये रामबाण औषधि है उन बच्चों के लिए जो कहते हैं जी हमें याद नहीं होता या हम भूल जाते हैं। लिख कर याद करो, देखो कैसे याद नहीं होता। ऐसा याद होगा जो कभी जीवन में आप नहीं भूलोगे। क्लियर है? ये छोटे छोटे नोट्स जब आपके बन जाते हैं तो आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है? लिखने से आपकी लिखावट अच्छी होगी, सुंदरता आएगी लिखावट में, और साथ ही साथ लिखने से आपकी स्पीड बनेगी, जिस पर मेन फोकस रहता है। एक छात्र के लिए बहुत ज़रूरी है स्पीड के साथ अपना सामंजस्य बिठाना, क्योंकि इसी स्पीड के अभाव में एग्ज़ाम में 2-3% छूट जाते हैं। अक्सर बच्चों को देखा गया है, आपको सब कुछ आता है, पूरा प्रश्न कर सकते हो, लेकिन समय तो उतना ही, तो टाइमिंग के साथ खेलना है, टाइम के साथ, समय के साथ सामंजस्य बिठाकर अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके लिए आपको लिखना अति आवश्यक है, स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, वरना आप जब कंपटीशन की तैयारी करोगे, बड़े बड़े जब एग्ज़ाम दोगे, तब जाके आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत लिखना पड़ता है। तो आज अभी इस समस्या से निजात पाओ, ताकि आने वाले भविष्य में आपको कभी भी स्पीड पर जो है ना कि भाई कर नहीं पाए, इस समय था फिर भी, तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई स्पीड होना अति आवश्यक है। क्लियर है? ये आज हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन 2-4 साल के बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर है? जब आपको बड़ी क्लास में जाओगे जो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो आज से, अभी से ये आदत डालो। हो सकता है आपको 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीने भर लगे, लेकिन एक बार अगर आपकी आदत पड़ गई तो आप हमेशा के लिए इस समस्या से छुटकारा पा लेंगे। क्लियर हो गया? चलो जी, कर दें शुरुआत। चलो जी, कर देते हैं अपने इस पाठ की शुरुआत। तो फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ताकि और बच्चों को भी भाई उतना ही बेनिफिट हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षाएं देने जा रहे हैं, तो आपकी तरह उनका भी जो है उनको भी बेनिफिट हो। इसके लिए भाई शेयर करना तो बनता है, लाइक करो, शेयर करो, चैनल भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हिंदी का कंटेंट सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? चलो भाई, जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में अगर लेखक की बात करी जाए तो भाई मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पे हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का हुआ था जन्म। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इटारसी के निकट एक जमानी नामक स्थान पे। क्लियर हो गया? 22 अगस्त 1924 को ये पैदा हुए थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में इन्होंने किया एमए। कहाँ से इन्होंने एमए किया था? नागपुर विश्वविद्यालय से। क्लियर है? और एमए करने के बाद इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि भाई जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि कवित्री हैं, भाई इन्होंने का अध्यापन से बड़ा लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। क्लियर है? तो इन्होंने भी अध्यापन से ही अपनी शुरुआत की,
लेकिन साहित्यिक सृजन में बाधा का अनुभव करने पर इन्होंने नौकरी को छोड़कर स्वतंत्र लेखन प्रारंभ कर दिया। क्लियर है? फ्रीलांस स्टार्टिंग कर दी, यानी कि अपने विचार होंगे, कोई पाबंदी नहीं होगी। क्लियर है? बहुत सारे लोग होते हैं जो बंदिशों में रहकर काम करने के आदी नहीं होते हैं। क्लियर है? नौकरी में आपका होता है एक बॉस जो आपको हुक्म चलाता है, ऑर्डर चलाता है और उसके अनुसार आपको काम करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब आप स्वतंत्र होते हो, आपके विचार स्वतंत्र होते हैं, क्लियर है, आप जो मर्जी, फ्रीडम होती है पूरी तरीके से, स्वतंत्रता। तो काफ़ी सारे लोग हैं ये फ्रीडम, इस फ्रीडम को जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। तो इन्होंने स्वतंत्र लेखन नौकरी छोड़ के प्रारंभ किया और इसके बाद इन्होंने प्रकाशक एवं संपादक के तौर पर जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का स्वयं संपादन और प्रकाशन किया। क्लियर है? वही जबलपुर से वसुधा नामक एक साहित्यिक मासिक पत्रिका, महीने में, मासिक का मतलब होता है महीना। क्लियर है? महीने में एक बार निकलने वाला मासिक बोलते हैं मासिक पत्र, और साप्ताहिक का मतलब होता है एक हफ्ते में एक बार। क्लियर है? तो ये मासिक पत्रिका थी, इसका इन्होंने स्वयं संपादन किया और स्वयं ही इसका प्रकाशन किया, जो बाद में आर्थिक कारणों से बंद हो गई। बाद में बड़ी दिक्कत आई, परेशानी आई, क्योंकि कोई भी कार्य होता है बिना फंडिंग के नहीं होता, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से जब आर्थिक संकट इनका आया तो भाई ये पत्रिका इनको बंद करनी पड़ी। क्लियर है? भाई हरिशंकर परसाई जी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहे। इसके बाद एक साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग और अन्य पत्र पत्रिकाओं, छोटे मोटे पत्रिकाओं में ये नियमित रूप से जो है अपने लेख लिखा करते थे। क्लियर हो गया? 10 अगस्त 1995 को इस यशस्वी साहित्यकार का देहावसान हो गया। तो जन्म का वर्ष याद रखना और मृत्यु का वर्ष याद रखना। किसी भी लेखक, किसी भी लेखिका, किसी भी कवि और किसी भी कवित्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई इस लेखक का जन्म कब हुआ था, इस लेखिका का जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इस कवि की जन्म कब। तो इस तरीके से आपने जरूर सबके जीवन परिचय में आपको ईस्वी सन, जन्म और वर्ष मृत्यु का आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि जीवनी के अंदर ही आए, है ना। जीवनी में आएगा तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव रूप में, सब्जेक्टिव रूप में, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में कहीं से भी, कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। साहित्यिक सेवाओं की अगर बात करी जाए तो भाई व्यंग्य प्रधान निबंधों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी राम के साथ उतरती थी। उनके हृदय में साहित्य सेवा के प्रति कृतज्ञ भाव विद्यमान था। साहित्य सेवा के लिए परसाई जी ने नौकरी को भी त्याग दिया था। इस तरीके से इनके अंदर एक साहित्य के प्रति लगाव था, रुचि थी लेखन की। तो इन्होंने नौकरी को छोड़कर इस साहित्य को अपना सर्वस्व देने का प्रण बना लिया। काफ़ी समय तक ये आर्थिक विषमताओं को झेलते हुए भी ये वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन जो है वो करते रहे, संपादन करते रहे। पाठकों के लिए हरिशंकर परसाई एक जाने माने और लोकप्रिय लेखक हैं, हर कोई जानता है इनके बारे में। कृतियाँ और रचनाओं की बात करें तो प्रमुख कृतियाँ जो हैं परसाई जी की, तो परसाई जी ने अनेक विषयों पर रचनाएं लिखी हैं। इनकी रचनाएं देश की प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। परसाई जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से तथा निबंधों के माध्यम से व्यक्ति और समाज की कमजोरियों और विसंगतियों और आडंबरपूर्ण जीवन पर गहरी चोट की है। इन्होंने अनेक कहानियों के माध्यम से, कहानियाँ भी हैं इनकी, उपन्यास भी हैं इनके, निबंध हैं। अब इन एक कहते नहीं है कि समाज को आईना दिखाने का काम करता है एक साहित्यकार, चाहे वो किसी कहानी के माध्यम से हो, कहानीकार के रूप में हो, चाहे वो उपन्यासकार के रूप में हो, क्लियर, निबंधकार के रूप में हो, लेखक के रूप में हो, कवि के रूप में हो। ये समाज की फैली हुई विसंगतियाँ, समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ होती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज में लोगों के अहित के लिए बनी होती हैं और उनको पता ही नहीं होता है। क्लियर है? बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हुई हैं जिन्होंने इस विसंगतियों को जड़ से समाप्त करने का बीड़ा उठाया और वो अपने मकसद में कामयाब भी रहे। क्लियर? तो इन्होंने भी अपनी कहानियों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, निबंध और उपन्यासों के माध्यम से ये जो विसंगतियां हैं इनको दूर करने का
प्रयास किया, इनकी समाज में फैली हुई इन कमजोरियों को उजागर किया। आडंबरपूर्ण, ये आडंबरपूर्ण का मतलब होता है कि भाई आपने देखा होगा अलग तरीके की एक आडंबर कहते हैं कि जैसे मान लो अंधविश्वास को बढ़ावा देना। आज भी अगर आप देखोगे गांव देहात के अंदर आज भी अगर कोई व्यक्ति परेशान होता है, बीमार होता है, तो वो डॉक्टर के पास ना जाकर वो हकीम ओझाओं के पास, बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास क्लियर। तो इस तरीके के आडंबर जो हैं, है ना, धर्म के नाम पर हो चाहे वो जाति के नाम पर हो, तो इन कुरीतियों और विसंगतियों को इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से उठाने का प्रयास किया और इस पर एक गहरी चोट की। परसाई जी की रचनाओं का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि कहानी संग्रह। अगर कहानी संग्रह की अगर बात करी जाए तो भाई हंसते हैं, क्लियर है, हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास की बात करी जाए तो भाई रानी नागफुली की कहानी और तट की खोज, ये उनके उपन्यास हैं। निबंध संग्रह की अगर बात करी जाए तो तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे और बेईमान की परत। अब आपने देखा होगा कि भाई गांव देहात में अगर आप जाओगे तो पहले एक कहावत होती थी, चलन हुआ करता था कि भूत कैसे होते हैं, भूत दिखने में कैसे होते हैं, क्लियर है। तो लोगों में एक धारणा व्याप्त थी कि भाई एक तो सामान्य व्यक्ति होता है, उसके तो पैर आगे की तरफ होते हैं, लेकिन जो भूत होते हैं पता कैसे चले, तो उनके पैरों की तरफ अगर आप जाओगे तो पैर उनके पीछे की तरफ होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया भूत के पैर पीछे की तरफ होते हैं। तो ये आइडेंटिटी भूत की ऐसा बताते हैं, लोग बताते हैं। तो उसी पर इन्होंने क्या किया, एक निबंध भी लिखा है, भूत के पांव पीछे, क्लियर, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताजीबीज और शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये क्या है, इनके निबंध संग्रह, क्लियर। तो प्रमुख कृतियाँ, रचनाएं, ये सब कुछ जो है वो एक जीवन परिचय में लिखना अति आवश्यक होता है। हेडिंग वाइज लिखना बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। भाषा शैली किस तरीके की है, तो परसाई जी ने क्लिष्ट व गंभीर भाषा की अपेक्षा व्यावहारिक अर्थात सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया, जिसके कारण इनकी भाषा में सहजता है, सरलता है और प्रवाहमयता का गुण दिखाई देता है। यानी कि जटिलता नहीं है इनके लेखों में, इनकी भाषा में, क्लियर है। गंभीर भाषा की जगह इन्होंने एक सामान्य बोलचाल की भाषा जो होती है नॉर्मल लाइफ में जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसको अपनाया, जिससे इनके जो लेख हैं उसमें सरलता है और प्रवाहमयता का गुण दिखाई देता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है, जिससे रचना में रोचकता का पुट आ गया है। इस रोचकता को बनाने के लिए परसाई जी ने उर्दू और अंग्रेजी भाषा के शब्दों तथा किस्से, कहानियाँ, कहावतों और मुहावरों को बेहद सहजता के साथ प्रयोग किया है। जब किस्से, कहानियाँ जुड़ जाते हैं किसी के साथ, जब मुहावरा जुड़ जाता है, लोकोक्तियाँ जुड़ जाती हैं, तो उसके अंदर जो है उसकी भाषा शैली में चार चांद लगाने का काम करती हैं, क्लियर है। और जिसने इनके कथ्य को प्रभावशीलता को दोगुना कर दिया। और इन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्यतः व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, क्लियर है। किसी पर व्यंग्य कसना है ना, टोन कसना, क्लियर, सही संदर्भ में, गलत संदर्भ में नहीं। तो व्यंग्यात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है और उसके माध्यम से समाज की विभिन्न कुरीतियों पर करारे करारे व्यंग्य किए, क्लियर। समाज की कुरीतियों को उजागर करना, इनके व्यंग्यों से आप समझ सकते हो कि एक समाज में लेखक का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो काम दवाई नहीं कर सकता, हकीम नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकता, वो कलम कर सकती है, वो ये कलम कर सकती है। तो इसमें इतनी पावर है, क्लियर है, जो समाज को बदलने, समाज को एक सही दिशा देने का कार्य कर सकती है, क्लियर। तो एक लेखक के ऊपर सामाजिक दायित्व भी होता है, क्लियर। चलो आगे बढ़े। हिंदी साहित्य में क्या स्थान रखते हैं परसाई जी, तो हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित व्यंग्य लेखक हैं, क्लियर है, जिन्होंने समाज की कुरीतियों को उजागर किया है। इस पर एक कुठाराघात जो है व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है और समाज को एक सही आईना दिखाने का भी प्रयत्न किया है। मौलिक और अर्थपूर्ण व्यंग्यों की रचना में परसाई जी सिद्धहस्त हैं, इनको महारत हासिल है। हास्य एवं व्यंग प्रधान निबंधों की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट अभाव की पूर्ति की और इनके व्यंग्यों में समाज और व्यक्ति की कमजोरियों पर तीखा प्रहार किया गया है।
क्लियर है। इन विसंगतियों पर जोर दिया गया है, इसको बाहर लाने का प्रयास किया गया है और इनको सही दिशा देने का भी प्रयत्न किया गया है। आधुनिक युग के व्यंग्यकारों में उनका नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। क्लियर है। आधुनिक इनके युग के जो व्यंग्यकार हैं उनमें इनका स्थान जो है बड़ा ही मूर्धन्य है और हमेशा ये याद किए जाएंगे अपनी शैली के लिए। क्लियर। चलो भाई, तो ये लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय उतना ही जरूरी है जितना पाठ का परिचय है। अब चलते हैं पाठ के सार की तरफ से। आखिर ये निंदा रस जो पाठ है, ये जो लेखक इसके माध्यम से कहना क्या चाहता है। क्लियर। तो ये क्या है, ये एक निबंध है। ठीक है। तो प्रस्तुत निबंध निंदा रस, इसमें लेखक ने निंदा करने वाले व्यक्तियों के स्वभाव व प्रकृति का उल्लेख किया है कि किस तरीके से एक व्यक्ति जिसके मन में जो अपने निंदा करना यानी कि दूसरों की बुराई करना है ना, इसको ही अपना परम धर्म अगर मान ले, क्लियर है, इसके बिना उसका गुजारा ना हो, तो उसका जो स्वभाव है और उसकी जो प्रकृति है, किस तरीके का वो व्यक्ति होता है, उसके बारे में इस लेख के माध्यम से, निबंध के माध्यम से उस व्यक्ति के स्वभाव और प्रकृति का यहाँ पर उल्लेख किया गया। और वो कहते हैं कि भाई अनेक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते रहते हैं। समाज में एक तरीके की कुसंगति ही सही, बहुत सारा लोगों को आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति ऐसे होते हैं समाज के अंदर, हो सकता है आपके पड़ोस में हो सकता है आपके घर में हो सकता है आपकी रिश्तेदारी में हो, क्लियर, जिनका स्वभाव सिर्फ और सिर्फ लोगों की बुराई करना होता है। क्लियर है। लोगों से केवल जलन महसूस करना होता है। क्लियर हो गया। कुछ व्यक्ति अपने स्वभाववश तो कुछ अकारण ही निंदा करने में रस लेते हैं। उन्हें दूसरों की बुराई करने में बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही आनंद आता है। और किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है, क्लियर, कि बिना किसी की निंदा किए वो रह ही नहीं सकता। ये उसका स्वभाव है, नेचर। ये जो उसका जो कहते नहीं, ये जो निंदा करने का जो भाव है, ये इसके ब्लड के अंदर चला गया। और जो चीज़ ब्लड के अंदर चली जाती है उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। क्लियर है। तो उनका ऐसा ही स्वभाव होता है कि भैया किसी की निंदा किए बिना रह ही नहीं सकते। कुछ लोग किसी की निंदा करके रस लेते हैं, यानी कि उनको बड़ा आनंद आता है। क्लियर है कि भाई जब तक किसी की बुराई न कर लो तो मतलब माहौल ही नहीं बनता, उनको अच्छा नहीं लगता। तो भाई अकारण ही किसी की निंदा करने में उनको रस मिलता है। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वयं को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदा में निर्लिप्त भाव से मगन रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज के अंदर जो दूसरों की निंदा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मैं ऊंचा हो जाऊं, मेरा जो स्थान है वो ऊंचा रहे। वो नीचा हो जाएगा, उसको लोग बुरा भला कहेंगे, उसके बारे में जब उनके मन में जो है गलत धारणा व्याप्त हो जाएगी तो मेरा कद ऊंचा हो जाएगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो कुछ लोग इस भाव से पूजा करते हैं, निंदा करते हैं, है ना। और निंदा पूजा के समान ही है, इसमें पूजा ही समझ सकते हो आप। ठीक है, उसी में मगन रहते हैं। कुछ मिशनरी निंदक होते हैं तो कुछ अन्य भावों से प्रेरित होकर निंदा कार्य में रत रहते हैं। कुछ लोग मिशन के तौर पे, कहते नहीं किसी भी कार्य को अगर आप लोगे, कहते नहीं कि मिशनरी, क्लियर है, तो निंदा को भी मिशनरी भाव से करते हैं। क्लियर है। अपने कार्य में क्षति हो जाए मंजूर है, लेकिन बिना निंदा किए नहीं रह सकते। तो निंदा एक मिशनरी काम के तौर पे लेते हैं कि निंदा को वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, किसी की बुराई करना। क्लियर है। तो समाज में अलग अलग निंदक पक्षों के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया है। और ईर्ष्या भाव से निंदा अर्थात प्राणघाती स्नेह। क्लियर है। आपने देखा होगा कुछ लोग इस तरीके की निंदा से ग्रसित रहते हैं जो कि बड़े ही प्राणघाती सिद्ध होते हैं। जैसे कि निबंधकार परसाई जी का कहना है कि कुछ निंदक ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हुए निंदा करते हैं, यानी कि जलन रहती है, यानी कि सामने वाले को हर कीमत पर क्या करना है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से वो निंदा करते हैं कि भैया सामने वाले को बुरा भला कहने का मतलब यह है कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना।
और जब उन्हें मौका मिलता है तब वे ऊपरी तौर पर स्नेह दिखाते हुए अन धृतराष्ट्र की भांति, धृतराष्ट्र है ये, ठीक है, धाव, क्लियर है, धृतराष्ट्र की भांति प्राणघाती स्नेह दर्शाते हैं। धृतराष्ट्र समझ रहे हो, धृतराष्ट्र महाभारत में जिनको दिखाई नहीं देता था, क्लियर, तो क्या स्नेह करते हैं, ऊपर ऊपर स्नेह करते हैं, और जब वो गले से लगते हैं तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि इसको चकनाचूर कर दो अपनी भुजाओं के बल से। ऊपर तो स्नेह है लेकिन अंदर ही अंदर जले जा रहे हैं ईर्ष्या भाव में, क्लियर। तो धृतराष्ट्र का यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, और ऐसे निंदकों से अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों को लेखक ने बोला है कि भैया ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्लियर है, देखभाल के बुद्धि और विवेक से कार्य लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्लियर है, और कभी कभी तो आपकी जान पर बनाती है, आपकी जान भी ले सकते हैं ऐसे व्यक्ति, क्लियर। जब भी उनसे मिलें तो संवेदनाओं को हृदय से निकाल कर केवल पुतले रूपी शरीर के ही से ही मिलें, इस तरीके से मिलें, क्लियर है। सावधान रहें क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपको हानि पहुंचा सकता है, क्लियर है। ऐसे तरीके से मिलें जैसे मतलब आप नहीं, आपकी परछाई मिल रही है। बात समझ में आ गई? चलो आगे। अकारण झूठ बोलने और निंदा करने की प्रवृत्ति, यानी कि लेखक मानता है कि कुछ व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे अकारण ही अपने स्वभाव या प्रकृति के कारण निंदा करने में रस या आनंद की अनुभूति करते हैं। बिना कारण, कोई कारण नहीं हो लेकिन फिर भी किसी न किसी की बुराई करना और आनंद लेना, रस लेना। कुछ लोग इस तरीके की निंदा प्रवृत्ति के होते हैं, और ऐसे निंदक व्यक्ति समाज के लिए अधिक घातक नहीं होते। ऐसे व्यक्ति केवल और केवल अपने एंजॉय के लिए, क्लियर है, अपने इंटरेस्ट के लिए ये घातक नहीं होते, ये केवल अपना मनोरंजन करते हैं, केवल एंटरटेन करते हैं, क्लियर है। और इनका काम है दूसरों की बुराई करना, क्लियर, और आनंद लेना, रस की प्राप्ति करना। रस मतलब आनंद की प्राप्ति करना, केवल मनोरंजन के लिए करते हैं, ये घातक नहीं होते हैं, और निंदा करके संतोष प्राप्त करते हैं। इनको परम आनंद की, सुख की प्राप्ति होती है। मिशनरी निंदकों का उल्लेख करते हुए लेखक कहता है कुछ लोगों का किसी से कोई बैर या द्वेष नहीं होता, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन 24 घंटे पवित्र भाव से लोगों की निंदा करने में लगे रहते हैं। उनका काम है सिर्फ मिशनरी के तौर पे, उन्होंने मिशन, एक मिशनरी के तौर पे अपने आप को स्थापित कर लिया है कि 24 घंटे हर किसी की निंदा, कि हर किसी की बुराई, उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ बुराई सुनोगे लोगों के बारे में। वे अत्यंत निर्लिप्त निष्पक्ष भाव से निंदा करते हैं, और ऐसे लोगों के लिए निंदा टॉनिक की तरह काम करती है। ऐसे लोगों के लिए निंदा टॉनिक की तरह काम करती है। निंदा कुछ लोगों की जमा पूंजी होती है, यही उनकी धन संपदा है, क्लियर, इसके बिना उनका गुजारा नहीं है। भाई निंदा करने वाले, लेखक कहते हैं कि निंदा करने वाले लोगों में ही हीनता की भावना होती है, और वे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, यानी हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, क्लियर हो गया। जलन महसूस करते हैं कि सामने वाले के घर में गाड़ी है, मेरी घर में गाड़ी क्यों नहीं है, अरे वो तो 4 मंजिल के मकान में रहता है और मैं यहाँ झोपड़ी में पड़ा हूँ। अब ये क्या हो रहा है, ये जलन हो रही है, जलन हो रही है, जलन हो रही है। अपनी हीनता को छिपाने के लिए ही वे दूसरों की निंदा करते हैं। अब क्या कर दिया, अरे ये तो भैया 2 नंबर के पैसे से बनाई कोठी है, ये गाड़ी, अरे भैया चोरी की गाड़ी होगी। अब क्या कर रहे, क्या कर रहे, बुराई करना चालू, क्लियर। और इसी प्रवृत्ति के कारण उनमें अकर्मण्यता रच बस जाती है। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो निंदा को अपनी पूंजी समझने लगते हैं, और इनमें से अधिकांशता जो हैं निंदा करना अपनी पूंजी समझते हैं। और जैसे एक व्यापारी अपनी पूंजी के प्रति अत्यधिक मोह रखता है, क्लियर है, रुपया पैसा गले में हो तो व्यापारी जो होता है वो इतने पैसों से, धन संपदा से क्या रखता है, मोह रखता है। तो ऐसा व्यक्ति भी जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, निंदक भाव जो है, इससे ग्रसित होता है और इसका मोह होता है, उससे लाभ प्राप्ति की उम्मीद भी करता है। उन्हें लगता है कि भाई किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करके उसे पदच्युत कर उस स्थान पर स्वयं स्थापित हुआ जा सकता है। उनको लगता है कि भाई किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को दूसरों की नज़रों में गिराकर वो खुद उस पद पर आसीन हो सकता है, उनको ऐसा लगता है, क्लियर है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वो गलत सोचता है, ऐसा नहीं होता। भाई एक व्यक्ति की
एक व्यक्ति की आप बुराई करोगे, सामने वाला भी व्यक्ति भी जो है वो भी तो अन्न खाता है, उसको भी तो पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक वक्त ऐसा आता है जब लोगों को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, किस स्वभाव का है, और धीरे 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 जो आप करना चाहते हो, कहते नहीं है कि आप जिसकी जितनी निंदा करोगे ना उसका उतना ही विकास होगा, वो और तरक्की के 4 पायदान ऊपर चला जाएगा। और जिसमें सही मायने में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जैसा उदाहरण आपको दुनिया में मिल नहीं सकता। नरेंद्र मोदी के हज़ार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में लोग निंदा करते हैं, लेकिन आज इस व्यक्ति की पॉपुलैरिटी दुनिया में जितने भी राजनेता हैं सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा बनाने में इन निंदक लोगों का बड़ा भारी योगदान है। तो आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं, अगर आप निंदा कर रहे हो तो व्यक्ति का डाउनफॉल नहीं होता है, उसका उदय होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? उसको बढ़ाने में, उसको बनाने में, उसको उभारने में आपका महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इस तरीके से एक निंदक व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया गया है। एक निंदक व्यक्ति किस स्वभाव का होता है, किस प्रवृत्ति का होता है, और ये निंदा, ईर्ष्या, जलन, द्वेष अगर आपके अंदर विद्यमान है तो ये अंदर ही अंदर आपको नष्ट कर देगी। आप पूर्णतः समाप्त हो जाओगे धीरे धीरे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? चलो भाई, अब गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जिनका हमको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, और ये प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। गद्यांश दिया जाएगा इसी तरीके का, और फिर इस आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न के आपने उत्तर देना है। क्लियर है? और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको यहीं पर उत्तर मिल जाएंगे। क्लियर है? आओ पहले पढ़ लेते हैं गद्यांश। तो ऐसे मौके पे हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार दे देते हैं। का से क्या मैं गले मिला, क्या मुझे उसने समेटकर कलेजे से लगा लिया, हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ, जो मुझे अपनी भुजाओं में जकड़कर मुझे परलोक सिधार देगा, नष्ट कर देगा। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया है और का के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। फला व्यक्ति ने बताया कि भाई मैं अपने ससुराल आया तो भाई वो व्यक्ति मिला और वो दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर तुम्हारी बुराई कर रहा था। चर्चा चल ली। अब इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वो मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया। अब मेरे मन में जो उसके प्रति जो भाव थे वो मर चुके थे। मैंने केवल और केवल मिला तो सही, लेकिन पुतले के समान मैं नहीं था, मेरी परछाई उससे मिल रही थी, क्योंकि मैं समझ चुका था वो किस प्रवृत्ति का है। और निस्नेह कैंटीला दे उसकी बाहों में छोड़ दी, और भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफली की कलेजे से चिपटा है। अगर भावना के कांटे होते ना, क्योंकि मेरे भाव को तो कोई पढ़ नहीं सकता, अगर कांटे होते तो उसको पता चल जा कि नागफली के कांटों के कलेजे से जो है वो चिपकाया हुआ है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। कहानी भावार्थ है इस गद्यांश का। क्लियर है? कंक्लूजन क्या है कि छल का जो धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे यानी कि गले मिले तो आगे स्वयं को ना कर कर पुतले को करना चाहिए, कि नुकसान होगा तो आपको नहीं होगा, पुतले को होगा, और पुतले का कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई। आगे बढ़ें। अब इसके आधार पर प्रश्न और उत्तर बनते हैं। इसके आधार पर पहला प्रश्न बनेगा कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का नाम बताना है। क्लियर हो गया? ये पहला प्रश्न जब आएगा तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि भी पाठ कहाँ से है। ये तभी होगा जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पे निंदा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है? और इस तरीके से जब आप पढ़ोगे धीरे 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 आपको पता चल जाएगा कि भाई पाठ का नाम है निंदा रस। क्लियर? और निंदा रस पाठ किसने लिखा है, इसके लेखक को आपको पता ही चल जाएगा, हरिशंकर परसाई। क्लियर है? तो प्रस्तुत गद्यांश निंदा रस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। पहले प्रश्न का उत्तर समाप्त। अब दूसरा प्रश्न बना कि भाई ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं से युक्त मित्र से कैसे गले मिलना चाहिए, जिसके मन में जलन हो, जिसके मन में ईर्ष्या हो, जिसके मन में द्वेष हो। क्लियर है? जिसके मन में कपट हो, ऐसा मित्र
ऐसे मित्र को क्या गले लगाना चाहिए? क्या ऐसे मित्र से मिलना चाहिए? और अगर ऐसे मिलना चाहिए तो भैया कैसे मिलना चाहिए? क्लियर है? इस दैनिक जीवन पाठ की जो है, इसको पाठ के आधार पर ना लेकर इसको आप जीवन का एक सार समझो, एक जीवन का सार समझो, यह आपके जीवन में बड़ा काम आएगा। अगर आप अच्छे और बुरे मित्र में भेद करना चाहते हो, समझना चाहते हो कि कौन मेरा परम मित्र है और कौन मेरी अच्छाई चाहता है, कौन मेरी बुराई चाहता है, तो आप जीवन का सार समझ जाओगे, आपको अच्छे बुरे की परख हो जाएगी और जीवन में आप तरक्की कर जाओगे। तो ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं से युक्त मित्र यदि गले मिले तो उससे संवेदना शून्य भावहीन होकर की गले मिलना चाहिए, क्योंकि गले मिलने के लिए जिन भावनाओं और संवेदनाओं की आवश्यकता होती है वे भावनाएं ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं में दब जाती हैं। अतः ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए। ऐसा मित्र कभी भी आपका भला नहीं चाहता। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो अगला प्रश्न क्या है कि लेखक अपने मित्र का से किस प्रकार गले मिला। तो जब लेखक को अपने किसी अन्य मित्र से पता चला कि मित्र का किसी गा नाम के व्यक्ति के साथ बैठकर उसकी निंदा कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, तब लेखक अपने भावहीन व संवेदनाहीन होकर ही उससे गले मिला, यानी कि उखड़े मन से नहीं मिला, ऊपरी मन से मिला। क्लियर है? अंदर से जो फीलिंग थी ना, वो फीलिंग आ नहीं रही थी मित्र वाली, क्योंकि एक परम मित्र ने बताया कि ये उस व्यक्ति के फला फला गा मित्र के साथ जो मिलकर ये तुम्हारी बुराई करने में लगा हुआ था, तुम्हारी निंदा करने में लगा हुआ था। क्लियर हो गया? तो फिर मेरा मन खट्टा हो गया उसके प्रति, मन के जो भाव थे वो बदल गए, और मन के भाव बदलते हैं देर नहीं लगती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तुरंत मुझे समझ में आ गया। तो मैं अंदर ही भाव से नहीं मिला, ऊपरी मन से मिला। अगला, छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। इससे लेखक का मतलब क्या है? तो लेखक का कहना है कि जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने ईर्ष्या द्वेष के कारण भीम के पुतले को भीम समझकर नष्ट कर दिया था। क्लियर? इतना गुस्सा था, इतनी जलन थी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो भीम का अहित करना चाहते थे धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र ऊपरी मन से कह रहे थे बेटा मेरा गले लगो, मैं तुम्हें स्नेह करना चाहता हूँ, प्रेम करना चाहता हूँ। कृष्ण ने तुरंत तिरछी नज़र करके इशारा कर दिया, तो भीम ने अपनी जगह जो है पुतले को बढ़ा दिया, और धृतराष्ट्र जैसा कि अंदर ही अंदर जले जा रहे थे, भुने जा रहे थे, उन्होंने एकदम से पुतले को इस तरीके से पकड़ा, नष्ट कर दिया। अगर उसकी जगह भीम होते तो भीम को भी नुकसान होता। क्लियर है? उसी प्रकार धृतराष्ट्र के समान छली एवं कपटी व्यक्ति तुमसे अगर गले मिले तो भावनाओं से शून्य रहना, भावनाओं में मत बह जाना कि हाय रे मेरा लल्ला, हाय मेरा है ना चिंटू पिंटू। बात समझ में आ गई? भावनाओं में मत बहना, वरना बहुत पछताओगे। ऐसा व्यक्ति आपका अहित करने में जरा भी देर नहीं लगाया। आपको शून्य रहित होकर पुतले के समान गले लगना, जैसे कि आप नहीं हो, आपका पुतला गले मिल रहा है। बात समझ में आ गई? चलो अगला प्रश्न है, छल और देह शब्दों के पर्यायवाची लिखना है। तो छल कपट और धोखा देह, शरीर और गति को बोलते हैं। क्लियर है? छल और देह, छल यानी कपट, धोखा, देह यानी कि शरीर और गति। आगे बढ़े? चलो भाई, दूसरा प्रश्न है भाई कि भाई कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। ये तो भैया इनकी तो आदत ही है, कभी भी बोलेंगे, मुंह खोलेंगे तो सिंपल सी चीज़ है भैया, ये तो प्रकृति के वशीभूत झूठ ही बोलते हैं। इनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है, सच के लिए बने ही नहीं। क्लियर? और मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वे अगर बम्बई जा रहे हैं, जो आज मुंबई बोला जाता है, मुंबई जा रहे हैं, तो उनसे पूछें तो वो कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। कुछ लोग इस प्रवृत्ति के हो रहे हैं, वो सही बताते नहीं है। उत्तर में जा रहे हैं तो बोलेंगे जी मैं तो पूरब जा रहा हूँ, और पूरब की तरफ जा रहे हैं तो कहेंगे जी मैं तो उत्तर की तरफ जा रहा हूँ, दक्षिण की तरफ जा रहा हूँ, पश्चिम की तरफ जा रहा हूँ। यानी कि एग्जैक्ट नहीं बताएंगे कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। आदत है, नेचुरल है, प्रभाव है उनका, स्वभाव है उनका। तो जा रहे हैं मुंबई, कह रहे हैं जी मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, कलकत्ता जा रहा हूँ, ठीक बात करके मुंह से निकल ही नहीं सकती, स्वभाव है, स्वभावगत।
और का भी बड़ा निर्दोष है, स्वाभाविक मिथ्यावादी है, अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का क्या है, कैटलॉग। मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गत उसके हाथों करा लें। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला गया। अरे वो रमेश मिला था। अरे कौन? अच्छा वो रमेश। अरे यार 1 नंबर का लालची है, ये है वो है, निर्दोष है, मेरे इतने पैसे ले गया, ये कर दिया, वो अब लो शुरू। अच्छा फिर मैंने बोला अरे यार मुझे आज बीच में वो विमलेश मिला था। अरे विमलेश की बात कर, अरे यार वो कल ही तो आया था। अरे यार वो ये कर दिया, वो कर दिया। कहने का मतलब ये, मैं नाम लेता गया और वो निंदा करता गया। कुछ लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं ये लोग, बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं। आपको पूरा आनंद, पूरा रस भर देंगे आपके जीवन में। क्लियर है? अगर आपको मनोरंजन करना है तो ऐसे लोगों से तुरंत जाइए और फिर जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको रस लेना हो, आनंद लेना हो, उनके मुंह से निंदा निकलवानी हो तो तुरंत इसका बखान कर दीजिए, नाम ले दीजिए। जैसे लकड़ी चीरने की आरा के मशीन के जो नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वो नीचे से चिरता हुआ जाता है। कभी लकड़ी काटने वाली मशीन देखना, उसमें क्या है, 2 आरी के बीच में पट को डालते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहो और पूरा का पूरा चीरता हुआ निकल जाता है। वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक करके खिसकाए और वो उन्हें काटता चला गया, आरा मशीन की तरह। कैसा आनंद था, परम सुख था। दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता है। युद्ध भूमि में जब कटाकट सर कटते हैं, है ना, तो एक योद्धा के लिए जो होता है परम आनंद, परम सुख वाली बात होती है। कुछ इसी तरीके की सुख की अनुभूति हो रही है। क्लियर है? जिसका भी नाम लूं उसी को निंदा रस के माध्यम से, उसी का पतन, उसी की बुराई, उसी द्वेष के मामले में दुनिया भर की चीजें। क्लियर है? परम आनंद। अब निर्दोष मिथ्यावादी लोग कौन होते हैं? पहले प्रश्न का उत्तर तो जिन लोगों को बिना किसी प्रयोजन तथा बिना किसी प्रयास के झूठ बोलने की आदत होती है, उन्हें लेखक ने निर्दोष मिथ्यावादी बताया है। इनके का कोई दोष नहीं है, लेकिन ये स्वभाव से मजबूर होते हैं। और ऐसे लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के उनके मुंह से झूठ अपने आप निकल जाता है। क्लियर है? अलग मिट्टी के बने होते हैं ये लोग, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं ये लोग। क्लियर है? चलो अगला है, लेखक अपने मित्र का की तुलना किससे करता है? तो लेखक अपने मित्र का की तुलना अपने एक ऐसे रिश्तेदार से करता है जो कभी भी सत्य नहीं बोलता, उसके मुंह से कभी भी सत्य नहीं निकलता, हमेशा झूठ ही बोलता है। यदि ये रिश्तेदार से एक सामान्य सा प्रश्न किया जाए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कभी सही स्थान नहीं बताएगा, क्योंकि उसे झूठ बोलने की क्या है, बीमारी है। क्लियर? आदत है। उससे पूछो कि भाई आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अब वो कह रहा है कहीं नहीं जा रहा, मैं तो घर में ही हूँ, क्या मैं पहन नहीं सकता, क्या मैं सच समझ नहीं सकता? आप चुप हो जाओगे, थोड़ी देर बाद देखोगे गाड़ी लेके निकल गया। क्लियर? आप बोलोगे जी कहाँ जा रहे हो? जा रहा है मुंबई, तो बोलेगा जी कलकत्ता जा रहा हूँ। क्लियर? जाना होगा मार्केट तो कहेगा कि भैया मैं अभी आ रहा हूँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ। जाना होगा ट्रेन से। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपके भी जीवन में बहुत सारे लोग होंगे। कौन कौन से वो लोग हैं, कमेंट में ज़रूर लिखना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना क्या कि भैया आपके जीवन में ऐसे लोग हैं या नहीं हैं जो बाई ट्रेन जाते हैं और कहते हैं कि अब मेरी सुबह की फ़्लाइट है इतने बजे की, है या नहीं है? हैं? ज़रूर लिखना, इनका नाम ज़रूर लिखना। क्लियर है? इनका नाम ज़रूर लिखना। ट्रेन से जाते हो, कहते हैं जी मैं हवाई जहाज़ से सफ़र करके आया हूँ। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बस से जाते हैं और कहते हैं जी मैं तो ट्रेन से गया हूँ, राजधानी एक्सप्रेस से गया हूँ। चलो आगे बढ़ें। चलो भाई, अगला है लेखक का निंदक मित्र उसके विरोधियों की निंदा किस प्रकार करता है? तो भाई जिस प्रकार कोई मजदूर लकड़ी काटने वाली आरा मशीन के सामने लट्ठा खिसकाता जाता है और मशीन लकड़ी को चीरती हुई जाती है, ठीक उसी प्रकार लेखक का जो निंदक मित्र है, जो निंदा करने वाला मित्र है, उसके विरोधियों को अपनी निंदा रूपी मशीन से एक एक करके काटता हुआ चला जाता है। क्लियर? अगला, लेखक अपने विरोधियों की निंदा सुनकर किस प्रकार आनंदित होता है?
लेखक जो है अपने विरोधियों की जो निंदा अगर सुन रहा है तो लेखक किस प्रकार से भाव विभोर हो रहा है, आनंदित हो रहा है। तो लेखक अपने विरोधियों की निंदा सुनकर उसी प्रकार आनंदित होता है जिस प्रकार रणभूमि में योद्धा को अपने दुश्मनों को एक के बाद एक कटा हुआ देखकर आत्मसंतोष और आनंद मिलता है। क्लियर है? जैसे रण क्षेत्र के अंदर जो योद्धा होता है, जो जितने सर कटते हैं उसको आनंद मिलता है, उसी तरीके से लेखक अपने जो विरोधी हैं उनकी निंदा सुनकर उसको परम आनंद परम सुख की प्राप्ति हो रही है। उसी प्रकार चलो अगला है स्वाभाविक और निर्दोष। इनका प्रत्यय और उपसर्ग छांट कर लिखना है। स्वाभाविक, स्वाभाविक में एक ये क्या है, प्रत्यय है, और निर्दोष में निर ये क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के शुरुआत में, प्रत्यय शब्द के अंत में। चलो अगला है मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा, दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही तो मिटता है और दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वो विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए उन 2-4 ईश्वर भक्तों से जो राम धुन लगा रहे हैं। और निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसीलिए संतों में ने निंदकों को आंगन कुटी क्षमाए पास रखने की सलाह दी है। क्लियर है? आपके जीवन में ऐसे लोग होने चाहिए। ये निंदा करने वाले व्यक्ति ही आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। क्लियर है? निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आप गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। तो पहला प्रश्न है, अपने निंदक मित्र के प्रति लेखक का व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित हो गया। निंदक मित्र के प्रति लेखक का व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित हो गया, यानी कि बदल गया मन, कि जब तक लेखक का निंदक मित्र अपने परिचितों की निंदा करता रहता है तब तक लेखक को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता। क्लियर? किंतु जैसे ही वह लेखक के विरोधियों की निंदा रूपी मशीन से काटना प्रारंभ कर देता है, उसके धुर विरोधियों की जब निंदा चालू करती है, वैसे ही वो निंदक मित्र जो है अच्छा लगने लगता है। क्योंकि अपने विरोधियों की बुराई सुनना यानी कि कानों में एक रस के समान है ना घुलने का काम हो रहा है। तो लेखक को बहुत ही आग संतोष प्राप्त होता है और उसका व्यवहार अपने मित्र के प्रति परिवर्तित हो जाता है, अर्थात विनम्र हो जाता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उसके विरोधियों की निंदा हो रही है, उसको आनंद आ रहा है। क्लियर? और उसके प्रति जो है लेखक का भाव है, मन का भाव बड़ा ही विनम्र हो जाता है, बदल जाता है, नजरिया बदल गया। निंदक प्रशंसक लोगों के मन को शांति एवं संतुष्टि कब प्राप्त होती है। तो भाई निंदा की वैचारिक समानता के कारण निंदक प्रशंसक लोगों के मन शांत एवं तृप्त हो जाते हैं तथा एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए जब एक दूसरे से विदा होते हैं तो उनके मन को बड़ी शांति और बड़ी ही संतुष्टि प्राप्त होती है, अपार शांति मिलती है, अथाह खुशी मिलती है, खुश सुख शांति समृद्धि जैसे मिल गई हो। अब अगला प्रश्न है, निंदा कर्म में डूबे निंदकों की तुलना लेखक ने किससे की है और क्यों की है। तो निंदा कर्म में डूबे निंदकों की तुलना लेखक ने ईश्वर भक्ति में बैठे उपासकों से की है। जो ईश्वर की भक्ति में लीन है ना, जो भक्त, एक निंदक की तुलना उस भक्त से की है जो भगवान की भक्ति में लीन है। उन्होंने जिस तल्लीनता के साथ निंदक अपना निंदा कर्म करते हैं वैसी तल्लीनता ईश्वर भक्ति में लीन भक्तों में भी नहीं पाई जाती है। लेखक का कहना है जितनी ईमानदारी के साथ, क्या जितने विश्वास के साथ, जितनी तल्लीनता के साथ है ना निंदक जो होता है लोगों की बुराई करता है ना, निंदा करता है, उतना कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में इतना लीन नहीं रहता जितना एक व्यक्ति निंदक व्यक्ति जो है निंदा करने में तल्लीन रहता है। अगला, लेखक के अनुसार संतों ने निंदक को अपने साथ रखने के लिए क्यों कहा है। संतों ने निंदा करने वालों को अपने साथ रखने के लिए क्यों कहा है। तो इन निंदकों की निंदा कर्म में तल्लीनता, एकाग्रता और परस्पर शुद्ध स्नेह भाव से डूबे होने के स्वभाव के कारण ही संतों ने निंदक को अपने साथ रखने के लिए कहा है।
क्लियर है? ये संतों की वाणी है कि ऐसे निंदक, 4-6 निंदा करने वाले लोग आपके साथ होने चाहिए, आपके इर्द गिर्द रहने चाहिए। आत्मीयता और निमग्न, इनका प्रत्यय और उस पर उपसर्ग यहाँ पे छाटना है। आत्मीयता, ईयता, ये क्या है? आत्मीयता, ईय और ता क्या है? प्रत्यय है। निमग्न यानी कि नी उपसर्ग हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि भाई कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में पवित्र भाव से लगे रहते हैं, जैसे कोई ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो। क्लियर? उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम है होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की उछालते हैं। ये लोग क्या होते हैं? निष्पक्ष होते हैं। क्लियर हो गया? निष्पक्ष होते हैं। जितनी ईमानदारी के साथ अपने दुश्मनों से की निंदा करते हैं, यह वक्त आने पर अपने पिता की पगड़ी उछालने में भी बिल्कुल भी देर नहीं करते। क्लियर है? निष्पक्षता के साथ, आप कह सकते हो निष्पक्ष भाव से ये वो उस काम को करते हैं। निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए हैं और संघ के सदस्य जहाँ तहाँ से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं, और ये कच्चा माल हुआ और अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। ये फुर्सत का काम है और इसीलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी के साथ करते हैं। जिनके पास और कुछ नहीं होता वो इसी को भक्ति समझकर, है ना, पूजा समझकर करना चाहते हैं और वो इसको बहुत ही बखूबी के साथ करते हैं क्योंकि समय समय उनके पास पूरा समय इसमें व्यतीत करते हैं। अब गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि लेखक मिशनरी निंदक किसको कहता है। लेखक यहाँ पर मिशनरी निंदक किसे कहा जाता है लेखक की नज़र में? तो जो निंदक केवल निंदा कर्म को ही धर्म समझते हैं, चाहे कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, घर का हो, बाहर का हो, पड़ोसी हो, अनजान हो, कोई भी हो, भाई इसको धर्म समझ के करते हैं। भैया लेखक ने उन्हें मिशनरी निंदक कहा है और ऐसे निंदकों में किसी के प्रति कोई मनमुटाव अथवा शत्रुता का भाव नहीं होता है। ये पूरे शुद्ध भाव से दूसरों की निंदा करने में लगा देते हैं। क्लियर है? और इस कर्म में जी जान लगा देते हैं पूरी ईमानदारी के साथ। लेखक के अनुसार निंदक लोगों की निष्पक्षता का प्रमाण क्या है? निंदक लोग, ऐसे लोगों की निष्पक्षता का क्या प्रमाण है? कैसे पता लगाओ कि ऐसे लोगों? तो भाई लेखक के अनुसार निंदक लोगों की निष्पक्षता का प्रमाण ये है कि वे अपने पिता की निंदा भी उसी शुद्ध भाव के साथ करते हैं जिस शुद्ध भाव से अपने दुश्मन की करते हैं। इसको बोलते हैं निष्पक्षता। इसको बोलते हैं निष्पक्षता। जिस भाव के साथ अपने दुश्मन की बुराई हो रही है उसी भाव के साथ अपने पिता की भी निंदा करता है वो व्यक्ति। तो निष्पक्षता नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? निष्कपट, निस्वार्थ, निष्भाव से के साथ भाई, क्योंकि निंदा कर्म के आगे वे किसी को बाधक नहीं बनना देना चाहते। पिता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, है ना, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, बुराई करनी है तो एक सुर में करनी है, अपना हो या पराया। तो निष्पक्षता बड़ा मायने रखती है। अब संघ के सदस्य किस कार्य को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करते हैं? तो देखो, लेखक के अनुसार निंदकों ने अपनी निंदा के कारोबार को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया है? अलग अलग कमेटियों का गठन कर दिया है, बड़े बड़े संघ बन गए। क्लियर है? अब इस संघ के सदस्य इधर उधर से निंदा की खबरें लाकर संघ के प्रमुख को सौंपने का कार्य करते हैं। अब इधर उधर से खबरें ली और इस संघ के मुखिया को दे दी कि देखो जी ये तो रही कच्ची। अब वो क्या करता है? इसमें मसाला मिला के बढ़िया तरीके से चाट मसाला मिला के अब क्या करता है? पूरी लगन और ईमानदारी के साथ इनका प्रचार और प्रसार करता है। इस काम में थोड़ा सा समय लगता है। वर्तमान समय में निंदा का कार्य कौन व्यक्ति बड़ी कुशलता से संपन्न कर सकता है? तो भाई निंदा करने और सुनने के लिए व्यक्ति के पास फुर्सत होनी चाहिए, टाइम ही टाइम होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति इस कार्य को बड़ी ही कुशलता के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ, बड़ी कुशलता के साथ, निष्पक्षता के साथ क्या है कर सकता है, जिसके पास पूरी समय हो, फुर्सत हो और वर्तमान समय में निंदा का कार्य
कर्महीन व्यक्ति ही कुशलता से कर सकता है। क्योंकि आज के ज़माने में सिंपल सी बात, जिसके पास काम नहीं होगा वही तो करेगा। आज अपने बच्चों को पालने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है। आज के किसके पास समय है? क्लियर। लेकिन हाँ, जो काम ही नहीं करते, ठलुआ जिसको बोलते हैं, जो ठलुआ है, ऐसा व्यक्ति इस कार्य को बड़ी ही कुशलता के साथ कर सकता है। क्लियर। क्योंकि इस पवित्र कार्य को करने में वे निपुण होते हैं, उनके पास समय ही समय होता है। क्लियर। और बड़ी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और पवित्रता के साथ और निष्पक्षता के साथ वो इस कार्य को करते हैं, क्योंकि उनके पास भरपूर समय है, फुल टाइम इस काम को कर सकते हैं। चलो, कच्चा और दुश्मन, इसका विलोम बताना है। तो कच्चा का हो गया पक्का, दुश्मन का हो गया दोस्त। दोस्त, दुश्मन, कच्चा, पक्का। चलो अगला एक और ले लेते हैं। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वो मज़ा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। और इस प्रकार का निंदक बड़ा ही दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता रहता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। और ऐसा निंदक बड़ा ही दयनीय होता है, दया का पात्र है भाई। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भागता रहता है। क्लियर है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वो जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए? इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है? आप घर में चैन की नींद सो रहे हो और वो अंदर ही अंदर चिंता में खाए जा रहा है कि यार इसकी तो गाड़ी आ गई, इसकी तो गाड़ी आ गई, अरे ये तो 4 मंजिल का मकान ले लिया। अब वो इसी चिंता, आप आराम से बेड पे सो रहे हो, अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अपने अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति अंदर ही अंदर आधा हो गया जल भुन के। अब गद्यांश के आधार पर प्रश्न उत्तर देखो। लेखक के अनुसार निंदा कितने प्रकार की होती है? तो लेखक के अनुसार निंदा 2 प्रकार की होती है। एक निंदा ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर की जाती है और दूसरी निंदा मिशनरी भाव से की जाती है। इसमें निंदक उसी भाव से निंदा करता है जैसे मिशनरी अपने धर्म का प्रचार करता है नहीं करता है? हाँ, मिशनरी। अगला है ईर्ष्या द्वेष से निंदा करने वाले निंदक की स्थिति कैसी होती है? तो ईर्ष्या द्वेष से की गई निंदा में निंदक बड़ा दुखी रहता है, क्योंकि वो 24 घंटे जलन के मारे अंदर ही अंदर आग लगी है उसके कलेजे में ठंडक नहीं पड़ रही है ना। बगल वाले पड़ोसी के घर में 4 पहिए की गाड़ी आ गई, ऊपर से और लड्डू और खिला गया, है ना। तो व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं है ना, अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले की खुशी से दुखी है। क्लियर। ये विडंबना है हमारे समाज की। चलो, वो दूसरों के सफलता चांद को देखकर, सफलता को देखकर भी अपनी असफलता से दुखी होकर स्वान की तरह सारी रात भौंकता रहता है। इस प्रकार ईर्ष्या द्वेष से निंदा करने वाले निंदक की स्थिति बड़ी ही दयनीय होती है। ये व्यक्ति केवल और केवल दया का पात्र होता है। लेखक के अनुसार ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर निंदा करने वाले व्यक्ति किस प्रकार स्वयं को दंडित करते हैं? तो ईर्ष्या क्षेत्र से प्रेरित होकर निंदा करने वाले व्यक्ति ईर्ष्या के जलन में सारी रात जलते रहते हैं। अतः लेखक के अनुसार ईर्ष्या द्वेष से निंदा करने वाले निंदक स्वयं को दंडित करते रहते हैं। क्लियर है। वो अंदर ही अंदर अपने आप को दंड देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। सामने वाला व्यक्ति, उसने मेहनत करी है, अपनी मेहनत के बल पर वो उसका काम को करने में सक्षम है, मेहनत कर रहा है और मेहनत कर रहा है, उसको सफलता मिल रही है। कहते नहीं है कि मेहनत करने वाले व्यक्ति के लिए तो सिंपल सी बात है, कहीं पर भी कोई भी वीराने में भी अगर आप कुछ खोल कर बैठ जाओगे तो 4 पैसे कमा के लाओगे मेहनत के साथ। क्लियर है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? उसकी बुराई कर रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो इस गद्यांश में लेखक ने व्यंग्यात्मक एवं विवेचनात्मक शैली का प्रयोग करते हुए लोगों की निंदा करने की प्रवृत्ति पर कटाक्ष करके उसे विभिन्न उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बताया, लेखक ने उदाहरण के माध्यम से बताया है कि निंदक व्यक्ति होता है, इसकी कितनी प्रकृति है, कितने प्रकार हैं। क्लियर। समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो केवल और केवल आपका नुकसान चाहते हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको हानि पहुंचाना है। वहीं ऐसे भी व्यक्ति होते हैं
जो इसको मिशनरी के तौर पे लेते हैं। इसको धर्म की तरफ, जिस तरह एक व्यक्ति जो है अपने धर्म का प्रचार करता है, उसी तरीके से एक मिशनरी व्यक्ति की तरह इसका क्या है, निंदा किया करता है वो लोगों की। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए काम को करता है। क्लियर? तो अनेक उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। दयनीय और दंडित शब्दों में क्रमशः प्रत्यय छांट कर लिखना है। दयनीय, अनीय इसमें प्रत्यय है और दंडित इत यहाँ पर प्रत्यय है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न और उत्तर थे। तो जीवनी की हमने, और इसके बाद हमने आपको गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न और उत्तर बताए, और इसी के साथ हमारा ये पार्ट बेटा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए एनर्जी के साथ, एक नए अध्याय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त, और आप बने रहो डाउटनट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।